आफ्टरनून। मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्लियरली मार्केट्स ये अंदाजा लगा रहा है कि अगर जीडीपी करीबन 9.5% ग्रो करने वाला है, तो नॉर्मली हमने देखा है कि दो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा जीडीपी से प्रभावित होते हैं। एक तो बैंकिंग सेक्टर है और दूसरा कैपिटल गुड्स सेक्टर है। हमको लग रहा है कि कैपिटल गुड्स में ये जो तेजी हम दिख रहे हैं वो आगे भी बरकरार रहेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक जो सिनारियो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अभी नॉर्मलसी से हो रहा है। तो स्पेशली कंपनीज, अगर हम लार्सन एंड टुब्रो, कमिंस की बात करें, सीमेंस की बात करें, तो इनके ऑर्डर बुक्स रिकॉर्ड हाई पे है। इनफैक्ट सीमेंस की अगर मैं बात करूं तो सीमेंस की जब क्वार्टरली नंबर्स आए थे तभी उनकी रिकॉर्ड लेवल पे ऑर्डर बुक चल रहा है, करीबन 14,000 करोड़ का। तो ये डेफिनेटली एक रिफ्लेक्शन है कि मार्केट्स में अनुमान है कि डिमांड और बढ़ेगी, ऑर्डर बुक और भी बढ़ेंगे, और एग्जीक्यूशन अगर ठीक ठाक होता है तो आने वाले 2 क्वार्टर्स नहीं बट आने वाला साल, दैट इज जो FY 22-23 है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस कैपिटल गुड्स के सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो हमारी राय में ये जो कंपनीज है, यहाँ पे कभी भी कोई भी कारण से कोई भी गिरावट अगर इन्वेस्टर्स को मिलती है तो उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। कैपिटल गुड सेक्टर आने वाले साल में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। दीपांशु, बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे रिस्ट्रक्चरिंग आई है, हमको लग रहा है कि डेफिनेटली पॉजिटिव है। मार्केट्स ने ऑलरेडी इसको एक थम्स अप दिया है। हमारा मानना है कि जो नंबर्स में बदलाव आएगा वो ऑब्वियसली FY 23 से आना चाहिए, और डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात है। प्लस ऑब्वियसली रिस्ट्रक्चरिंग के बाद थोड़ी सी बेनिफिट मार्जिन्स के लिए भी कंपनी को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अभी भी काफी रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल बजाज इलेक्ट्रिकल्स में रहेगा। प्लस जिस प्रकार का जो ग्रोथ नंबर और वॉल्यूम ग्रोथ हम दिख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, यहाँ पे काफी ऐसे नए प्रोडक्ट्स है जो बजाज इलेक्ट्रिकल लॉन्च करने वाला है, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अभी भी करंट लेवल्स पे हो सकती है। हालांकि थोड़ा सा स्टॉक भाग चुका है, थोड़ा अगर करेक्ट होता है तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। रही बात बजाज कंज्यूमर की, तो दीपांशु मुझे लग रहा है कि देखिए, इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें हमने सुना है कि थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस देखने को मिली है। प्लस जिस प्रकार का इनका मार्केटिंग और फ्रेंचाइज नेटवर्क है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक मिल रहा है। इनका डिविडेंड रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में होपफुली हेयर मार्केट में, जहाँ पे ये काफी बड़े प्लेयर्स है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी तरह से बढ़ता है तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव रहेगा। सबसे बड़ी बात ये काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट देते, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद डिविडेंड या कोई दूसरा कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की बात चल रही है। तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है, थोड़ा इलिक्विड जरूर है, बट डेफिनेटली करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अविनाश जी, ऑफ कोर्स प्राइवेटाइजेशन का पूरा प्लान है और इसलिए पीएसयू बैंक्स भी फोकस में आ रहे हैं। कोई पीएसयू काउंटर जो आपको पसंद हो, और स्पेशली इस प्राइवेटाइजेशन से जुड़े जो कुछ नाम सामने आए हैं सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन को अगर हम देखें तो एक दो बैंक्स जो अभी वेल पोजिशनड है, इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, ये छोटे बैंक्स है जो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका सेल निश्चित है। अभी थोड़े समय में, थोड़े टाइम में इनका अनाउंसमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बट मुझे लग रहा है कि बैंकिंग में अगर किसी को सस्टेनेबल रिटर्न्स चाहिए, ये तो इवेंट ड्रिवन कॉल है, तो ये ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स इवेंट देख के पोजीशन ले सकते हैं। बट फ्रंट लाइन में मुझे लग रहा है कि अभी भी SBI बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे चल रहा है। मेरा अनुमान है कि तीसरा क्वार्टर काफी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि कॉर्पोरेट ग्रोथ जो है वो बहुत समय के बाद अभी पॉजिटिव हो चुकी है, जो सेकंड क्वार्टर में उन्होंने देखा नहीं था। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इनके मार्जिन और इनके लोन बुक के ग्रोथ पे आएगा। तो SBI को इग्नोर मत करिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 8 महीने में अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी बन सकता है। बट छोटे बैंक्स में मैं समझता हूँ सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पोजीशंस जिन्होंने नहीं बनाई वो भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये इवेंट अनफोल्ड होता है और प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये बैंक्स आर वेल पोजीशन टू टेक द एडवांटेज। वीक होता है तो इनके अर्निंग्स के लिए एक ऑटोमेटिक एक्रेशन होता है। लेकिन जो इंपोर्ट सेंसिटिव सेक्टर्स है वहां पे दिक्कतें हो सकती है, स्पेशली जो क्रूड इंपोर्ट करते हैं या जिनका ज्यादातर रॉ मटेरियल इंपोर्टेड होता है, वो सेक्टर्स में हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा, और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है तो इमीडिएटली उसको पास थ्रू करने में कंपनीज को दिक्कत होती है। तो जहाँ पे भी इंपोर्ट्स कम से कम 40-50% इंपोर्टेड सोर्स से आते हैं, वहां पे ऐसी कंपनीज को एटलीस्ट फिलहाल के लिए अवॉइड करिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर रुपया और वीक होता है तो इसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ऐसी कंपनीज को देखने को मिलेगा। लेकिन जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, स्पेशली टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स,
और आईटी, यहाँ पे डेफिनेटली एटलीस्ट इन द नियर टर्म जो भी इंक्रीमेंटल बेनिफिट आएगा करेंसी का वो उनके मार्जिन में डेफिनेटली दिखाई देगा। तो ये मेरे ख्याल से ध्यान में रखना चाहिए। आईटी, फार्मा और ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्सटाइल्स ये एटलीस्ट नियर टर्म के लिए अच्छे अपसाइड टेक कैंडिडेट्स रहेंगे। होपफुली अगर रुपया थोड़ा सा और यहाँ से कमजोर होता है। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं सर, कार्टरेट जब से आया तब तक परफॉर्म नहीं किया, बट अब सिटी कह रहा है कि शायद वक्त बदलने के लिए तैयार है इसका। नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देखिए जो अभी डिजिटाइजेशन से गाड़ी खरीदते हैं इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है और बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कम से कम 3-4 सालों में जिस प्रकार का डिजिटाइजेशन कार के रिटेलिंग बिजनेस में होने वाला है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट जैसे कुशल ने कहा है कि बहुत मल्टीपल यूजर्स है जो अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। और ये जो 18-19% का ग्रोथ सालाना कर रहे हैं, ये तो उससे भी काफी अच्छा ग्रोथ दिखाने की काबिलियत ये कंपनी रखती है। हालांकि ये बिजनेस नया है बट डेफिनेटली एसेट लाइट बिजनेस है, और एक बार ये प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली स्केल अप होता है तो जैसे दूसरी प्लेटफॉर्म कंपनीज में हमने देखा है कि बहुत तेजी से वैल्यूएशंस रीरेट हो गई है, वैसे ही सिचुएशन कार ट्रेड में होने की संभावना है। बट इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बार ये बिजनेस स्केल अप होता है तो प्लेटफॉर्म बिजनेस में तो हम सभी जानते हैं कि इंक्रीमेंटल खर्चे कुछ नहीं होते और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत तगड़े होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प बन सकता है। ओनली जरूरत है थोड़ा सा लंबा निवेश करना यहाँ पे जरूरी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि पहली बात तो इनका कोर बिजनेस जो है ऑटोमोटिव का, ट्रैक्टर का, यहाँ पे डिमांड ऑन ग्राउंड पे अभी भी काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट ऑटो बिजनेस में तो इनके काफी ऐसे प्रोडक्ट्स है, जैसे महिंद्रा थार है जिनका वेटिंग पीरियड करीबन 7 से 8 महीने का है। कंपनी ने ये क्लियरली कहा है कि डिमांड बहुत अच्छी है। अभी जो सेमीकंडक्टर का इशू है वो दिसंबर के बाद होपफुली क्लियर होने के बाद नॉर्मल सी आने की अपेक्षा है प्रोडक्शन लेवल्स में। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो जेवी इन्होंने जियो के साथ किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिंद्रा ने पहले भी अपने कॉन्फ्रेंस कॉल और अपने एनालिस्ट मीट कॉल में कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वो काफी फोकस्ड रहेंगे, काफी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और डेफिनेटली जैसे होल्डिंग कंपनी है तो दूसरे जो सब्सिडरीज है जो लिस्टेड है वहां से भी कंपनी को मदद मिलती है। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे अगर निवेश करना है आने वाले साल 1.5 साल के लिए तो बहुत ही अच्छा विकल्प है। सबसे लो बीटा स्टॉक है और सबसे बेहतरीन मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड पॉसिबल है अगर लंबा निवेश किया जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए मुझे लग रहा है कि लंबे अवधि के लिए मेडिकल इंश्योरेंस एक बहुत बेसिक नेसेसिटी हो चुकी है। और स्टार हेल्थ हम समझते हैं कि देखिए वैल्यूएशन आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जरूर खींचा हुआ था, लेकिन जिनको लंबी अवधि के लिए अपनी पोजीशन मेडिकल इंश्योरेंस में बनानी है उनको इस स्टॉक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारा मानना है कि जैसे जैसे नॉर्मल सी आएगी वैसे वैसे जो मेडिकल इंश्योरेंस का जो हिट रेट है वो काफी अच्छी तरह से इम्प्रूव होगा। ऑलरेडी कंपनी ने भी कहा है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है। तो आने वाले 1-2 साल कंपनी के लिए काफी स्ट्रांग रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जरूर आएगा, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जो कोई भी इनका इग्नोर नहीं कर सकता। और 15-16% का मार्केट शेयर कोई एक कंपनी कमांड करती है तो डेफिनेटली इनके नंबर्स में आपको इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में जो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड चाहते हैं वो शायद ये स्टॉक ना खरीदे, लेकिन जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है मेरे ख्याल से डिप पे ये जरूर खरीदे। ये डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक है जो अच्छे खासे रिटर्न लॉन्ग टर्म में देगा। नहीं, बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा कॉफी और सीसीएल प्रोडक्ट्स ये दोनों ही विकल्प बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के प्राइसेस में इंप्रूवमेंट आया है, हमको लग रहा है कि शायद तीसरी तिमाही और आने वाला साल जो FY 22-23 रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। टाटा कॉफी तो वैसे भी स्टैंड अलोन बिजनेस से भी अवेलेबल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्योरली अगर कॉफी प्ले लेना है और प्रोसेस्ड कॉफी लेना है तो सीसीएल प्रोडक्ट्स विल बी अ बेटर चॉइस। यहाँ पे इनके पास B2C वाले प्रोडक्ट्स भी अभी बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनका ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो वियतनाम वाली यूनिट से आता है, जहाँ पे काफी टैक्स इंसेंटिव्स भी कंपनी को मिलते हैं। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स पहला और उसके बाद टाटा कॉफी, ये दोनों ही विकल्प में अगर कोई पोजीशन लेना चाहे कम से कम नेक्स्ट अगले 6-8 महीने के लिए तो काफी अच्छी अपसाइड अभी भी पॉसिबल है और अच्छे खासे रिटर्न्स देने की पॉसिबिलिटी